आपने लिखना शुरू कैसे किया, कब किया? वो कहते हैं कि ज़रूरत आदमी को सब कुछ सिखा देती है, तो वहीं से शुरुआत हो गई थी। आई थिंक इन 1991 के आसपास, व्हेन आई वाज इन कॉलेज, सडनली हमें किसी स्क्रिप्ट की ज़रूरत थी इंटर कॉलेजिएट कंपटीशन के लिए, और कुछ अच्छी स्क्रिप्ट मिल नहीं रही थी। थॉट था तो लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया कि भैया तुम एक्टिंग कर लो, तुम डायरेक्शन कर लो, तुम राइटिंग कर लो। मेरे हिस्से राइटिंग आ गई तो मैंने लिखना शुरू किया। तो वन एक्ट प्ले था, उसको 2-4 अवार्ड भी मिल गए, तो मुझे भी लगने लगा कि हाँ मैं लिख सकता हूँ, और वहाँ से शुरुआत हो गई। फिर ड्रामेटिक्स, फिर उस ज़माने में काफ़ी पायलट्स बनते थे दूरदर्शन के लिए, तो पायलट एपिसोड का और वन एक्ट प्ले का फॉर्मेट लगभग सिमिलर था। सो एक इजी शिफ्टिंग हो गई फ्रॉम वन एक्ट प्ले राइटिंग टू टीवी सीरियल्स, और वहाँ से फिर कुछ पायलट्स लोगों को अच्छे लगे, कुछ उस वक्त के बहुत अच्छे डायरेक्टरों से बात हुई, एंड देन धीरे 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 टेलीविज़न समझ में आने लगा। बट मेरी पहली सीरियल आते आते लगभग पहुंच गया 1997। मैंने एक महलों सपनों का नाम का एक शो था जिसके मैंने डायलॉग्स लिखे थे, वहाँ से एक प्रॉपर शुरुआत हुई। और फिर वो नाम की एक सीरियल थी जो जी टीवी पर आती थी, दैट वाज माय फर्स्ट स्क्रिप्ट एज अ स्टोरी स्क्रीन प्ले डायलॉग राइटर। बचपन से व्हेन आई लुक बैक, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसे कंपटीशन में अक्सर मुझे इनाम मिलता था, और मुझे पढ़ने का, किताबें पढ़ने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ था। मतलब कुछ कई बार तो ऐसे पागलपन की हद तक होता कि भेलपुरी खा लिया तो उसका पेपर भी पढ़ लिया, इस इतना कुछ पढ़ने का एक मतलब बहुत मज़ा आता था पढ़ने को। तो शायद उसी वक्त मुझे ऐसे लगा कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो पढ़ते पढ़ते मुझे उस कहानी का अंत ढूंढने की बहुत जल्दी होती थी कि कैसे ये कहानी एंड होती होगी। तो मैं खुद ही लिखता था उस वक्त कि ये किस तरह से कहानी एंड होगी, और मेरे लिए बड़ी वो दिलचस्प बात होती थी कि इफ़ इट मैचेस विथ व्हाट आई हैव रिटन, मुझे बड़ी खुशी मिलती थी कि अरे वाह इसी तरह से हो गई। सो आई थिंक एज अ चाइल्ड मे बी येस इट वॉज देयर, बट उसको समझते समझते काफ़ी समय लगा कि हाँ मैं लिख सकता हूँ करके। बट या डेफिनेटली रीडिंग बहुत ज़्यादा थी, और कई बार ये होता था कि हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन में भी कुछ इनाम मिलते थे, तो बहुत सारी चीज़ें नोटिस बोर्ड पे लिखना, वो लिखना करते करते लिखने का जितना भी काम होता था वो मेरे सर पे आता था। तो वहाँ से भी एक शुरुआत कह सकते हैं हम। मैं यहाँ का नेटिव हूँ, जैसे लोगों को गांव होता है वैसे मेरा कोई गांव नहीं है, मैं इसी शहर से हूँ। बचपन में कई बार ऐसे होता था कि छुट्टियों में लोग अपने अपने गांव चले जाते थे, तो मुझे पूछा जाता कि तुम कहाँ जाने वाले हो, तो मैं कहता था कि भैया मैं तो यही हूँ, यही का हूँ। बट येस आई हैव सीन कंप्लीट शिफ्ट ऑफ दिस सिटी, कि कैसे मुंबई एक छोटा सा टाउन था जब मैं छोटा था, तब से आज एक मेट्रो सिटी। तो एक साक्षीदार हूँ मैं, जो भी घटनाएँ हुई तो इसी मिट्टी से जुड़ा हुआ हूँ मैं। तो महाराष्ट्रियन कल्चर से काफ़ी वाकिफ़ हूँ, बीइंग अ महाराष्ट्रियन। उस ज़माने में काफ़ी सांस्कृतिक प्रोग्राम्स हुआ करते थे मुंबई शहर में, तो मराठी के काफ़ी सारे लेखकों का भी प्रभाव रहा मुझ पर, कि उनके कभी लेक्चर सुने, कभी उनके परिसंवाद सुने। तो मुंबई में पला बड़ा हुआ हूँ, तो वो एक संस्कृति जिसे हम कहते हैं शहर की, उसका काफ़ी प्रभाव मुझ पर पड़ा। कोई फॉर्मल ट्रेनिंग कई बार महसूस की, स्पेशली टेलीविज़न में आने के बाद में, क्योंकि टेलीविज़न अपने आप में एक ऐसा माध्यम है जो सिनेमा और थिएटर से बिल्कुल ही अलग है। टेलीविज़न में एक गणित होता है, एक फॉर्मेट की सख्त ज़रूरत होती है, क्योंकि आप एक ऑडियंस को जो केटर करते हो, उनकी सोच या उनके जो भी बिलीव्स है, उनके साथ आपको काफ़ी जुड़े रहना पड़ता है। अनलाइक सिनेमा, जहाँ पर आप अपनी एक्सप्रेशंस या अपने विचार जो है वो बहुत सशक्त तरीके से आप रख सकते हो। सो फॉर्मल ट्रेनिंग के लिए मैंने एक्चुअली कुछ किताबें पढ़ी थी ऑन स्क्रिप्ट राइटिंग। उस वक्त हमारे यहाँ पे कुछ ज़्यादा किताबें अवेलेबल नहीं थी, बट ऑफ सम फॉरेन राइटर्स मैंने कुछ किताबें पढ़ी, जिससे मुझे एक स्टोरी स्ट्रक्चरिंग का जो फॉर्मेट होता है उस पर मुझे बहुत मदद मिली उससे। मतलब मुझे लगता है कि वो ज़रूरी भी है, बिकॉज क्या होता है कि जब आप लेखक होते हो तो आपकी प्रतिभा आपको बहुत सारे आइडियाज़ देती है। उन आइडियाज़ को कंट्रोल करना, उनको पेपर पर उतारना, ये अपने आप में एक आर्ट है। ये अपने आप में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आप सोच रहे हो वो उसी ढंग से पेपर पर उतर आए। इसके लिए उस ट्रेनिंग की काफ़ी ज़रूरत होती है।
कुछ कोर्सेज भी किए मैंने, ऑफ कोर्स दे वेर मोर ऑन स्क्रीन प्ले, बिकॉज स्क्रीन प्ले नीड्स दैट पर्टिकुलर ट्रेनिंग। स्टोरी तो आप किसी भी ढंग में कह सकते हो। तो कुछ कोर्सेज मैंने हिंदुस्तान में उस वक्त थे नहीं, तो मैंने कुछ अब्रॉड में कुछ कोर्सेज किए थे। एक न्यूयॉर्क में मैंने कोर्स किया था, हाल ही में अभी मैंने किया। वो करना इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि ट्रेंड बदलते रहते हैं, राइटिंग के पैटर्न्स बदलते रहते हैं, तो आपको अपने आप को अवगत कराना बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन सारी चीज़ों से। सो मेरे ख्याल से एक प्रोफेशनल राइटर के लिए अपने आप को ताज़ा रखने के लिए, नए ट्रेंड्स को सीखने के लिए इन ट्रेनिंग्स की, इन सेशंस की काफ़ी ज़रूरत होती है। ये कहना मुश्किल है, लेकिन जब मैं इस बारे में सोचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मैं देखता हूँ आसपास वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड होके रखता है, वो सबकॉन्शियस माइंड में जाकर बैठ जाता है। कब किसी बात से कोई दूसरी बात जुड़ जाती है और एक कहानी बन जाती है, इट्स वेरी मिरेक्युलस। वो कैसे होता है वो अब भी नहीं मुझे पता, बट आज भी मैं अगर कल परसों भी अगर कोई स्क्रिप्ट मैंने लिखी हो और मैं उसको अगर एनालिसिस करने की कोशिश करूं तो उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो शायद बचपन के किसी घटना से जुड़ी होती है, या कभी ट्रेन में या बस में किसी को देखा होगा, किसी की कोई बात मैंने देखी होगी, वो बात उस पर झलकती है। मुझे लगता है वो एक कोलाज होता है आपके अनुभवों का, आपने जो भी देखा है, पढ़ा है, सुना है, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से वो इकट्ठी हो जाती है। इसे ही शायद हम प्रेरणा कहते हैं। तो जब आप कॉन्सेंट्रेट करते हो, सारी चीज़ें अपने आप में एक शेप ले लेती है एंड इट कम्स टू यू, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ बीइंग अ राइटर। टीवी राइटर की सोशल कॉन्शियसनेस होनी चाहिए या है? होनी चाहिए। इस सवाल का जवाब यस, डेफिनेटली, क्योंकि हम जो भी लिखते हैं उसका समाज पर बहुत 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 ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि मैं खुद मानता हूँ कि टेलीविज़न ये माध्यम सिनेमा और थिएटर से कई गुना बड़ा है। आप लोगों के बेडरूम्स में होते हो, लोगों के हॉल में होते हो, लोगों के किचन में होते हो। आप जो भी कहते हो या कहना चाहते हो उसे बहुत ही सीरियसली लिया जाता है। कई बार मतलब पहले ये कहा जाता था कि जो भी छपा हुआ है उसे लोग सच मानते हैं। आज की तारीख में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी टीवी पर दिखाया जाता है लोग ये भी मानते हैं कि वही सच है। तो हमारी सामाजिक जिम्मेदारी जो है वो बहुत बनती है यहाँ पर। उसे एक फ़ायदा ये भी है कि एज अ राइटर ये एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर आप समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हो। कुछ अगर गलत सोच है उस सोच को बदलने की कोशिश कर सकते हो। इट्स अ वेरी पावरफुल स्ट्रॉन्ग मीडियम। और कई बार ऐसे होता है कि डॉक्यूमेंट्रीज़ और एंटरटेनमेंट शोज़, इनमें एक बुनियादी फ़र्क होता है। जो डॉक्यूमेंट्री में आप कोई मुद्दा एज इट इज़ रख देते हो, टेलीविज़न में मतलब आई लाइक टू कंपेयर दिस कि एक मीठी गोली होती है जो या तो डॉक्टर आपको इंजेक्शन देता है या डॉक्टर आपको एक मीठी गोली देता है जिसके अंदर वही तत्व होते हैं जिससे आपकी तबीयत सुधर सकती है। मुझे लगता है कि एंटरटेनमेंट में टेलीविज़न सीरियल्स के ज़रिए हम डेफिनेटली वो एक मैसेज जो है समाज को दे सकते हैं। और कई राइटर्स और कई लोग जो है ये कोशिश भी करते हैं। जैसे बालिका वधू है, या मैंने एक शो लिखा है, बड़े अच्छे लगते हैं, जहाँ पे एक होप दी जाती है। बड़े अच्छे लगते हैं मैंने अक्सर ये कोशिश की दिखाने की कि 35-36 की उम्र हो जाती है लड़की की, घर की जिम्मेदारियाँ निभाती है, कहीं ना कहीं वो अपने सपने जो है वो दबा देती है। तो ऐसी लड़की को भी सपने देखने का हक है, ऐसी लड़की के साथ भी अच्छा हो सकता है। एंड जिस तरीके का रिस्पांस मुझे मिला उस शो से, सडनली मुझे ऐसा लगा कि उस तबके को, उन लोगों को बस ज़रूरत थी कि कोई आकर उनको ये कहे कि देयर इज़ होप इन लाइफ। And that could happen only because there was social consciousness in me. I was pretty clear about that whole thought कि समाज के लिए कुछ करना चाहिए. So as you rightly say कि social consciousness definitely होना चाहिए. In terms of making, it has changed a lot. In terms of technical specification, it has changed a lot. In terms of volume of viewership, बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है. लेकिन व्यूअर्स के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस मुझे नहीं लगता कि उतने चेंज हुए हैं। क्योंकि देखो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा एंटरटेनमेंट का ज़रिया होता है वो सारी कथाएं जो हमें हमारी माँ बाप सुनाते हैं, या हमारे नाना नानी सुनाते हैं, और दादा दादी सुनाते हैं। सो रामायण और महाभारत, मुझे लगता है ये दो हमारे इंस्पिरेशनल पिलर्स है स्टोरी टेलिंग के।
उसी के इर्द गिर्द सारी कहानियाँ घूमती है। सो टेलीविज़न में भी उसी के इर्द गिर्द घूमने वाली कहानियाँ उस वक्त भी वर्क हो रही थी, 30 साल पहले, 20 साल पहले, 10 साल पहले, आज भी हो रही है। क्योंकि हमारे सोशल बिलीफ्स अभी हिंदुस्तान के उतने बदले नहीं हैं, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दैट्स वाई वी आर अ गुड कंट्री, दैट वी आर सो रूटेड। तो वो सारी चीज़ें जो है वो हमारे दर्शकों की अभिरुचि में भी एक्सप्रेस होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि व्यूअर्स का देखने का अंदाज बदला हुआ है। हाँ, दे आर एक्सेप्टिंग न्यू ट्रेंड्स, दे लाइक टू सी फ्रेशनेस, दे लाइक टू सी फ्रेश पैकेजिंग, बट कहानियाँ मेरे हिसाब से वो वही देखना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं जो जिसको मतलब समय का कोई बंधन नहीं हो। कोई कहानी अच्छी है वो 30 साल पहले भी चल सकती थी, वो आज भी चलेगी। सो राइट फ्रॉम द डेज ऑफ हम लोग, बुनियाद से लेकर बालिका वधू, साथिया साथ निभाना, आई थिंक हर किसी शो में एक ऐसा तत्व है जो टाइमलेस है, सो दैट कैन ऑलवेज वर्क। You have a target audience when you write. यस, नाउ ये आपके पिछले सवाल से भी जुड़ा हुआ है, ये कि अब जो है टेलीविज़न जिस तरीके से या जिस गति से फैल रहा है, टारगेट ऑडियंस टेलीविज़न राइटिंग में आजकल काफ़ी मायने रखता है। और देयर इज़ अ क्लियर डिवीजन बिटवीन क्लासेस एंड मासेस, जो आप जैसे सामाजिक संदर्भों में भी देख सकते हैं कि एक इंडिया है, एक भारत है, तो वो क्लीन डिवाइड जो है वो हमारे टारगेट ऑडियंस में भी नज़र आता है। सो जैसे यूथ हुआ, हाउसवाइफ्स हुए या मेन हुए, ये कुछ बेसिक सेगमेंट्स है जो जिसके ऊपर काफ़ी सारी रेटिंग्स भी निर्भर करती है। अगेन इनकम ग्रुप जो है, सो इनकम ग्रुप वाइज भी सेगमेंटेशन होता है ऑडियंस का। तो आप जो शो लिख रहे हो या जिस चैनल के लिए लिख रहे हो, अगर आपको पता है कि आपका टारगेट ऑडियंस क्या है, वो एज अ राइटर आपके लिए इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि वो टारगेट ऑडियंस के ऊपर उस शो के सारे इकोनॉमिक्स निर्भर करते हैं। इवेंचुअली लेट्स नॉट फॉरगेट कि टेलीविज़न मोर देन एन आर्ट फॉर्म इज़ मोर ऑफ अ कमर्शियल फॉर्म। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है सिनेमा और टेलीविज़न में। सो इसके लिए टारगेट ऑडियंस जैसे जैसे रिसर्च बेस्ड नंबर्स आते जाएंगे, आते रहते हैं, सो सेगमेंटेशन ऑफ ऑडियंस इज़ गोइंग टू हैपन, जिससे कई फ़ायदे भी है, कई नुकसान भी है। बट येस, फॉर राइटर, फ्रॉम राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू, आपको आपका टारगेट ऑडियंस कौन है, क्या है, किस तरह से सोचता है, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी होता है। सी मेरे हिसाब से अगेन अपने देश की जो भी आर्थिक स्थिति है या इकोनॉमिक्स है, वो काफ़ी हद तक रिफ्लेक्ट करता है हमारे टारगेट ऑडियंस पर। कि जैसे मासेस के लिए अगर शोज़ बनाने हैं तो हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ देयर कंजम्पशन पावर। लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट कि टेलीविजन इज़ ऑल अबाउट कंजम्पशन पावर। कि आपकी अगर आमदनी 30,000 से कम है और आपके घर में समझो 4 लोग हैं, तो वो मेरे लिए मास टारगेट ऑडियंस बनता है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में टेलीविज़न देखने के लिए शायद काफ़ी समय भी है और स्पेंडिंग कैपेसिटी भी है। ये एक ऐसा नज़रिया है जिसका आर्ट या क्रिएटिविटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बट लेकिन आप टेलीविज़न राइटिंग और कमर्शियल एलिमेंट इन दोनों को अलग अलग नहीं रख सकते। इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि सब्जेक्ट वाइज आपका टारगेट ऑडियंस हो। ये भी हो सकता है कि जो भी घरेलू कहानियाँ हैं वो पहले भी चलती थी, आज भी चलेंगी, कल भी उनका एक मार्केट बरकरार रहेगा। हाउसवाइफ्स काफ़ी हद तक टेलीविज़न देखती है, या बहुत सारे लोग जो मल्टीप्लेक्सेस में जाकर सिनेमा नहीं देख सकते, उनके लिए भी टेलीविज़न शो बनते हैं, तो वो भर भर के आते हैं शोज़ देखने के लिए। तो एल्डरली पीपल है जिनके लिए आज की तारीख में टेलीविज़न सबसे बड़ा साथी है, कि जिनके बच्चे उनके साथ नहीं रहते या जो बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं, वो एक टारगेट ऑडियंस होता है। लेकिन जिसे हम कहें कि सर्वसमावेशक अगर ऐसा कोई टारगेट ऑडियंस हो, सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द स्टोरी कि आप कितनी खूबसूरत कहानी जो हर तबके को, हर सेगमेंट को, हर टारगेट ऑडियंस को पसंद आए। दैट्स द बेसिकली राइटर्स चैलेंज हियर। There's another challenge that you all have, TRP. Tell us about that. See, TRPs और टेलीविज़न राइटिंग ये मतलब खाना और नमक की तरह है कि वो दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। शुरुआती दिनों में मुझे भी ऐसे लगता था कि यार ये क्या TRP का प्रेशर वगैरह 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 वगैरह,
But eventually we need to understand कि there is a system about finding numbers, there is a system about segmentation of audience, and there is a system कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि कौन से सेगमेंट के लिए कौन से शोज बन रहे हैं. इट्स अ बिजनेस. टेलीविजन इज मोर ऑफ अ बिजनेस रादर देन अ आर्ट फॉर्म. तो TRPs डेफिनेटली मेरे लिए तो एज अ राइटर बहुत मायने रखते हैं. और कई बार मुझे ऐसे लगता है कि मतलब जनरली हम लोगों में बात होती है कि ऐसे थोड़ी होता है कि जिस शो के TRP बहुत आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. ऐसा नहीं कहा जा सकता. ऐसी बड़ी बहस हो जाती है. बट आप देखोगे कि जो TRP में टॉप 10 शोज़ होते हैं, जैसे हमारे शहर में आप कोई भी पॉपुलर शो नंबर 1 या नंबर 2 है, उस वक्त अगर आप गली में चक्कर लगाओ तो आपको उन शोज़ के थीम म्यूज़िक सुनाई देते हैं. सो दैट रिफ्लेक्ट्स कि TRPs जो नंबर्स बताते हैं वो एक्चुअली रिफ्लेक्ट भी होते हैं. और मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ अनअवॉइडेबल फॉर अ राइटर. समटाइम्स इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग. कई बार ऐसा लगता है कि आपको जो बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, दैट इज़ नॉट डूइंग वेल ऑन द चार्ट्स. बट देन आई पर्सनली विल सजेस्ट कि टेक इट पॉजिटिवली. कई बार ये होता है कि जैसे अभी हम टारगेट ऑडियंस की बात कर रहे थे कि भले आपको बहुत अच्छा लगा हो, आपके दोस्तों को बहुत अच्छा लगा हो, लेकिन जिस टारगेट ऑडियंस से हमें रेटिंग्स मिल रहे हैं शायद उनको पसंद नहीं आ रहा है. तो वी कैनॉट मूव अवे फ्रॉम TRPs एंड गेट इनटू टेलीविजन राइटिंग. बट दैट वो दस्तूर है कि जो चल रहा है उसी तरह से शोज़ बनाए जाए. दिस इज़ नॉट अप्लीकेबल टू टेलीविजन, दिस इज़ अप्लीकेबल टू ऑल द इंडस्ट्रीज. कि जो चल पड़ा तो उसी के कॉपीज़ बनते जाते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि दैट इज़ द ईजी वे टू सक्सीड. आज की तारीख में सक्सेस इज़ द न्यू रिलीजन. सो एवरीवन वांट्स टू बी पार्ट ऑफ दैट रिलीजन. बट आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि एक पैटर्न में कोई शो बन गया और उसी पैटर्न में दूसरे 2-3 शो भी चल पड़े. अगेन एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन कहानी, आपके किरदार कितने जेन्युइन हैं, लोगों को वो कितने अपने लगते हैं. और किसी शो के सक्सेस के पीछे केवल राइटर नहीं होता, कई सारे एलिमेंट होते हैं. कई एलिमेंट हम क्रैक कर पाते हैं, कई एलिमेंट हम नहीं क्रैक कर पाते. सो देयर कैन नेवर बी द सेकंड बालिका वधू, देयर कैन नेवर बी अ सेकंड बड़े अच्छे लगते हैं. ये अपने आप में ये बन जाते हैं शो. मतलब मेरा इतने सालों का अनुभव ये कहता है कि टेलीविजन इज़ क्वाइट अ लेवलर. कि आप कल तक आपने जो सक्सेस दिया है, आज अगर आपके दिमाग में कोई नई आइडिया नहीं आती है तो यू आर बैक टू स्क्वायर वन. सो imitating some success story is definitely not the route any writer or any creative person should take. It is a fact that television today depends on your writer. 100%. 100%. Even though I say it's a team effort, but that team has to complement to that core thought which the writer has come. But the core thought has to come from writer. He should create, उसे वो किरदार खड़े करने ही होते हैं. उसमें फिर कोई गणित नहीं है, उसमें कोई सेगमेंटेशन नहीं है, उसमें कोई टारगेट ऑडियंस नहीं है. लेखक बनकर जब आप कोई शो क्रिएट करने बैठते हो तो आपके सामने अगर वो किरदार जिंदा होते हैं तो देन यू आर विनिंग हाफ द बैटल. फिर आपकी जो भी सोच है या आपका जो भी थॉट है उसे फिर आपका चैनल सपोर्ट करता है, प्रोड्यूसर सपोर्ट करता है, क्रिएटिव डायरेक्टर कम इनटू द पिक्चर और वो उसे एनहांस करते हैं. लाइक फॉर बड़े अच्छे लगते हैं. दिस वॉज एकता कपूर्स आइडिया. दैट आइडिया वॉज नरिश्ड बाय मी एज अ राइटर. शी कॉन्ट्रीब्यूटेड एज अ राइटर. फिर वो धीरे 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 वो बनता गया. फिर उसमें एक्टर्स आते हैं, उनकी लवेबिलिटी आती है, उनके न्यूआंसेस आते हैं, एक मेकिंग बनता है. कई बार ये भी होता है कि स्लॉट वर्क कर जाता है आपके लिए, आपका कैंपेन वर्क कर जाता है आपके लिए. वो एक सिनर्जी बन जाती है. अनलेस एंड अनटिल वो सिनर्जी नहीं बनती, मुझे लगता है कि किसी भी शो का सक्सेसफुल होना थोड़ा मुश्किल होता है. सेटिस्फैक्शन मिलता है. सेटिस्फैक्शन ढूंढना पड़ता है. सेटिस्फैक्शन ढूंढना पड़ता है क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हम वॉल्यूम्स पे डिपेंड करते हैं. हम काफ़ी वॉल्यूम्स में लिखते हैं. मतलब कई राइटर्स 2 शो लिखते हैं, 3 शो लिखते हैं, जिसमें डिलीवरीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. क्वांटिटी मायने रखती है रादर देन क्वालिटी. आपको बैलेंस करना पड़ता है क्वालिटी और क्वांटिटी में. मेरे बारे में पूछा जाए तो मैं हाउ डू आई डिराइव सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ माई राइटिंग. कई बार
मैं खुश हो जाता हूँ कि इन सारे सर्कमस्टांसेस में जहाँ पर कैरेक्टर्स ट्वीक होते हैं, स्टोरी ट्वीक होती है, 15 एपिसोड में अगर मुझे एक भी मोमेंट ऐसा मिल जाए जो मेरे दिल को छू जाए, भले वो लोगों को अच्छा लगे नहीं लगे। कई बार ऐसा होता है कि जो यहाँ छू गया है वो लोगों को अच्छा लगता ही लगता है। आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन यू गेट आउट ऑफ टेलीविजन राइटिंग। कई बार ये भी होता है कि कोई एक मूवमेंट या कोई एक डायलॉग या कोई एक विजुअल या कोई एक कैरेक्टर आप क्रैक करते हो, आप उस कैरेक्टर को देखने लगते हो, लोग उस कैरेक्टर को देखते हैं, लोग आपको मेल करते हैं, फ़ोन करते हैं या कहीं मिलते हैं तो बताते हैं हाउ दैट कैरेक्टर और दैट थॉट और दैट मूवमेंट टच देयर लाइव्स, एंड दैट गिव्स अ ट्रिमेंडस क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन। तो दो तरह के क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन हो सकते हैं कि एक तो आपने कुछ लिख दिया, यू आर हैप्पी विथ योर सेल्फ कि बॉस क्या बढ़िया चीज़ मैंने लिखी, आप बड़े खुश हो जाते हो। दूसरा ये है कि आपने भले लंबा पेज नहीं लिखा, आपने थोड़ा सा लिखा, क्योंकि आपका प्रोफेशन आपको अलाउ नहीं करता कि आप अपनी क्रिएटिविटी के साथ चलो, लेकिन वो छोटा सा जो भी पोर्शन है वो किसी को अच्छा लगा या बहुतों को अच्छा लगा, आपको एक सराहना मिल गई। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल कम एंड से कि दैट वन लाइन इन योर शो इट चेंज माई लाइफ, सो इवेंचुअली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग लाइव्स, चेंजिंग बिलीव्स। ऐसे लोग मिलते हैं तो इट गिव्स enormous amount of creative satisfaction. I will not say कि television writer don't get creative satisfaction. It's up to, ये आपके नज़रिए पे डिपेंड करता है कि या तो आप दुखी रहो कि यार मैं लिखना कुछ और चाहता था, लिख कुछ और रहा हूँ, या आप खुश रहो कि भले जो भी मैं लिख रहा हूँ मैं उसमें ढूंढूंगा कि मुझे क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन वाला मोमेंट वहाँ कहाँ से मिले। इसमें मेरा एक मुद्दा था कि मैं हमेशा से इस बात से काफ़ी दुखी होता रहा हूँ कि हमें लिटरेरी रिकग्निशन नहीं मिलता टेलीविज़न राइटर्स को। तो क्योंकि हम अगेन वॉल्यूम्स में लिखते हैं, हम क्वांटिटी पे लिखते हैं, और हमारे काम की जो जजमेंट है वो आर्टिस्टिक मूल्यों में नहीं होती। मतलब आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी हार्डली, मतलब जैसे फिल्म राइटिंग को लेकर या कथा साहित्य लिखने वालों को, अब ज्ञानपीठ से लेकर बड़े बड़े पुरस्कार होते हैं, यहाँ लेखकों के लिए जो भी वो 4 अवार्ड फंक्शन होते हैं उसमें एक तो बेस्ट राइटर वाली कैटेगरी होती है, बियॉन्ड दैट उससे बढ़कर कुछ होता नहीं है। हालांकि अभी जो हमारे राइटर्स एसोसिएशन के जो भी मूवमेंट्स चल रहे हैं उसमें यू आर गेटिंग दैट रिकग्निशन एज अ राइटर एंड यू आर ऑल्सो गेटिंग दैट रिस्पेक्ट फ्रॉम द कम्युनिटी। बट आई पर्सनली फील कि 4-5 किताबें लिखने वाले साहित्यिक और हज़ारों एपिसोड लिखने वाले हमारे जैसे टीवी राइटर, इनमें एक्चुअली कोई बुनियादी फ़र्क नहीं है, क्योंकि प्रतिभा उनमें भी है, प्रतिभा हम में भी है, थॉट्स उन्हें भी आते हैं, थॉट्स हमें भी आते हैं। हम हमारे थॉट्स का कमर्शियल इस्तेमाल करते हैं, प्रॉबेबली वो उनके थॉट्स का आर्टिस्टिक इस्तेमाल करते हैं। बट आई ऑलवेज फील बीइंग अ टेलीविजन राइटर इट्स नॉट अ शेमफुल जॉब, वी आर ऑल्सो दैट टैलेंटेड, इनफैक्ट वी आर मोर रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि किताब पढ़ने वालों से टेलीविज़न के दर्शकों की संख्या 100 गुना ज़्यादा है। तो हमारा इम्पैक्ट जो है संस्कृति पर, हमारा इम्पैक्ट जो है इस देश पर, वो साहित्यिकों के द्वारा किए गए काम से कई गुना ज़्यादा है। एंड आई विल डेफिनेटली विल वेट फॉर दैट टाइम जहाँ पर जो सम्मान लेखकों को, कथा लेखकों को या उपन्यासकारों को मिलता है वो हमें भी मिलना चाहिए। मेरे व्यूज़ थोड़े अलग है इस पर। मैं उन्हें एज अ डिस्टर्बेंस नहीं लेता एज ए राइटर, बिकॉज हर एक की अपनी क्षमता होती है। अगर प्रोड्यूसर कोई सजेशन दे, सुझाव दे, तो अगर वो उस प्रोड्यूसर ने काफ़ी कुछ काम किया हो, 10-15 शो उसने प्रोड्यूस किए हो जिसमें से 5-6 हिट हो गए हो, तो वो बंदा भी कुछ सीख कर आया है व्हेन ही इज़ टॉकिंग टू मी। तो अगर वो कुछ सुझाव देता है तो डेफिनेटली मैं ये भांपने की कोशिश करता हूँ कि वो उसके अनुभव से आया है। सो आई रिस्पेक्ट दैट एंड डेफिनेटली आई कीप माई राइटिंग ओपन, क्योंकि एज आई सेड कि मेरा थॉट अगर बरकरार है तो उसका जो भी पैकेजिंग होने वाला है, फिर वो प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, फिर भी वो चैनल के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, या एडवर्टाइजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, या ऑडियंस फीडबैक के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने आप में एक प्रोसेस है। मेरा जो कथा बीज है या जो मेरा थॉट है
वो केवल मैं अकेला सोचूं तो एक अलग दिशा में जा सकता है, लेकिन एक प्रोड्यूसर का अनुभव आता है, चैनल का एक मार्केट का जो उनका डेटा होता है, ऑडियंस के साथ में शायद ऑडियंस का जो भी रिसर्च डेटा होता है उससे चैनल इक्विप्ड रहता है, दे आर कम्प्लीटली इनटू इट, या तो एडवर्टाइजर्स का कुछ हो। सो जो फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं, मैं एज अ राइटर आई डोंट टेक इट एज इंटरफेरेंस। आई मीन इट्स फनी बट आई टेक इट एज अ लर्निंग। मेरे हिसाब से कि ये सीख है कि कई बार ये होता है कि एक आध मुद्दा जो मुझे लगता है कि एज अ राइटर उस मुद्दे को जब प्रोड्यूसर से या चैनल से कुछ फीडबैक आता है तो आई ट्राई टू गिव 50-50 जजमेंट टू इट, कि कई बार वो भी सही हो सकता है, कई बार मैं भी सही हो सकता हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम आई अंडरस्टैंड वाई दे आर सेइंग इट। देखो क्या होता है, टेलीविजन में किसी न किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना बहुत ज़रूरी होता है। टीम एफर्ट मेक्स इट अ प्रोडक्ट। इफ़ एवरीबडी वांट्स कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से चलना है, फिर प्रोड्यूसर ऑल्सो डोंट ट्राई टू इंटरफेयर, चैनल ऑल्सो डोंट ट्राई टू इंटरफेयर। बट कई बार ऐसे होता है कि नंबर्स नहीं आ रहे हैं, दैट मीन्स आइडिया इज़ नॉट वर्किंग। किसी के भी इंटेंशन गलत नहीं होते हैं। आई पर्सनली डोंट बिलीव कि आपकी स्क्रिप्ट रिजेक्ट कर दी इसलिए लोग आपके खिलाफ है, ऐसा नहीं होता यहाँ पे। पीपल डोंट हैव टाइम टू हैव पर्सनल ग्रजेस हियर। Everybody wants that the product should work, the show should work. Every Wednesday they want to have that happiness of 5 minutes. जब रेटिंग्स आते हैं वो 5 मिनट की खुशी होती है, उसके लिए सब जीते हैं। सो आई टेक इट इन द पॉजिटिव साइड कि ठीक है, सजेशंस, फीडबैक, ओके लेट्स ट्राई टू इनकॉर्पोरेट इट। इवेंचुअली लॉन्गेटिविटी इज द की। टेलीविजन डजंट गिव यू कंपल्शन कि भैया आप 26 घंटे काम करो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। वन मस्ट लर्न टू से नो, क्योंकि यहाँ पे भी, क्योंकि पूरा टेलीविजन इंडस्ट्री इज लाइक अ फैमिली, सब एक दूसरे के दोस्त होते हैं, तो किसी को ना बोलना, सेइंग नो इज़ वेरी डिफिकल्ट हियर। सो एवरी राइटर ऑल्सो गोज थ्रू दैट प्रोसेस कि भैया बड़ी स्ट्रगल की है, मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, अब मैं कैसे ना बोलूँ। बट ना बोलना सीखना बहुत ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। एंड आई मस्ट मेंशन हियर, द मोर आई स्पेंड टाइम विथ माई फैमिली, द मोर फ्रेश आई कम व्हेन आई कम टू माई राइटिंग डेस्क। See, every profession has got its plus and minus. या तो you get into film writing where you write a script and then you wait for a year or 2 years to see it on big screen, or you write a drama, you get acclaims and you get live audience and you be into that creative satisfaction. Or television, since television gives you max money, so sacrifices, this is part and parcel of the profession. So, and if you are here by choice, you're not forced to be in television writing. Frankly, मैंने फिल्म राइटिंग के बारे में कभी सोचा ही नहीं है। इट्स शॉकिंग बट आई वांटेड टू कम्प्लीटली फोकस ऑन टेलीविजन। मतलब होता है ना, ज़िंदगी में चॉइस था। आई कैन शेयर दिस हियर कि या तो आप बड़े तालाब में छोटी मछली बनो, या तो आप छोटे तालाब में बड़ी मछली बनो। सो आई प्रेफर टू बी छोटे तालाब में बड़ी मछली। तो लिखना तो बहुत चाहता था, फिल्में बनाना भी चाहता था, बट मुझे ऐसा लगा कि दोनों राइटिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बुनियादी फ़र्क है। टेलीविज़न में आपका फोकस अलग होना चाहिए, फिल्म में आपका फोकस अलग होना चाहिए। फिल्म में जो है यू कांट गेट इनटू मीडियोकर वर्क because you need to be very sure about what you are writing, whereas television needs speed और quantity चाहिए। तो जब मैंने अपने आप को एज अ राइटर देखा तो उस वक्त, मतलब जब मैंने डिसीजन लिया था 17-18 साल पहले, तो मैं एज अ राइटर उतना कॉन्फिडेंट नहीं था। मुझे नहीं लगा कि मैं कुछ अच्छी सिनेमा स्क्रिप्ट क्रैक कर पाऊँगा, या जिस लेवल का सिनेमा मैंने देखा था, मैंने काफ़ी सिनेमा देखा है, मतलब आज भी मैं दिन में एक सिनेमा तो ज़रूर देखता हूँ। तो उन प्रतिभा के सामने, उन लेखकों के सामने, उन प्रोडक्ट्स के सामने मुझे ऐसे लगा कि शायद मुझसे नहीं होगा ये। मुझे ऐसे लगा कि टेलीविज़न बहुत घरेलू है और टेलीविज़न की भाषा मुझे समझ रही है। एंड आई थॉट कि आई एम नॉट दैट टैलेंटेड। आई थॉट कि आई एम मीडियोकर, कि मुझे ज़्यादा नहीं सोचना पड़ेगा, मैं टीवी करता हूँ। हालांकि टीवी में भी मीडियोक्रिटी से भी ज़्यादा मेहनत लगी, दैट वाज अ डिफरेंट पार्ट, बट आई नेवर थॉट ऑफ राइटिंग सिनेमा। नाउ एट दिस स्टेज, आफ्टर स्लोइंग डाउन एज अ राइटर, किसी ज़माने में मैं भी 6 शो 7 शो करता था एक वक्त। अब यहाँ से कुछ ऐसे लग रहा है कि हाँ अब लिख सकता हूँ।
आप सिनेमा सोचना चाहिए. सो आई एम थिंकिंग ऑफ वर्किंग ऑन सिनेमा स्क्रिप्ट्स. आई एम वर्किंग ऑन कपल ऑफ आइडियाज़. बट टेलीविजन, आई एम मैडली इन लव विथ टेलीविजन. सो आई डोंट नो कि कब टेलीविज़न से हमारी दोस्ती टूटेगी और कब मैं उस तरफ जाऊंगा. मेरा फोर्टे हमेशा से स्टोरी रहा है, और स्टोरी कंसेप्ट ऑन स्ट्रैटेजी ऑल्सो, कि किस तरह के शो किस टाइम स्लॉट पर करने चाहिए, उसमें एक एक्सपर्टीज़ है मेरा. स्क्रीन प्ले इज़ ऑल्सो quite a strong area of me, but I'm not writing screenplays anymore because screenplay needs a lot of energy, a lot of time. और जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि आपकी प्रायोरिटीज़ धीरे धीरे चेंज होते रहते हैं. सो अब मैं केवल स्टोरी पर फोकस करता हूँ, आइडिएशन पर फोकस करता हूँ, नए कंसेप्ट्स डेवलप करता हूँ, एंड दैट गिव्स मी इनफ टाइम फॉर माय पर्सनल लाइफ. तो रियलिटी शो, नॉन फिक्शन शो में राइटर से फॉर्मेट बड़ा होता है. फिक्शन में जो होता है फॉर्मेट बड़ा नहीं होता, राइटर बड़ा होता है. बिकॉज ही हैज़ टू डिसाइड एवरीथिंग. ही हैज़ टू डिसाइड कैरेक्टर कैसे बात करेगा, कैरेक्टर कैसे बिहेव करेगा. वेयर एज नॉन फिक्शन में जो है राइटर इज सप्लीमेंट्री. राइटर इज कम्प्लीटली सप्लीमेंट्री. उसे उसी फॉर्मेट में रहकर चीज़ों को लिखना होता है. That's the basic difference between fiction and non-fiction writing. Where do you think television is going now, Jayesh, in the next 10-20 years? I think television is going to grow more than 20% or 20 times, I will say, from here on. Television will be on your mobile, television will be everywhere, television will be on big screen, internet, and अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनेगा टेलीविज़न. टेलीविज़न की प्रोग्रामिंग आवर्स बढ़ेंगी. टेलीविज़न में अलग अलग सेगमेंट्स के लिए, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग शोज़ बनेंगे. एज एन इंडस्ट्री आई एम एक्सपेक्टिंग लॉट ऑफ न्यू राइटर्स इंडस्ट्री में आएंगे, जो अपनी थॉट प्रोसेस लेकर आएंगे. जो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टेलीविज़न बदल जाएगा, मैं ये कह रहा हूँ कि टेलीविज़न एक्सपांड होगा, और फॉर गुड कॉजेज़. Good shows will survive, good stories will survive. Mediocrity or half-hearted efforts. मतलब I will also like to tell कि sometimes I come across with people who come to television and then they say कि अच्छा ये नहीं हुआ तो मैं कुछ एक्टिंग कर लूँगा, और या मैं कुछ बिजनेस कर लूँगा. You have to be completely focused if you want to be part of television. So if you have decided to become a writer, your energy should be about writing. I see television is going to give a lot of opportunities to everyone in coming 5 years. I think we are lacking institutes who can create writers, directors and actors. We badly need some good training for the entire television industry. अभी जो infrastructure है वो बहुत ही छोटा है, और उसकी वजह से the moment we have got trained professionals in every aspect of television making, I think we are here to grow. आई एम सीइंग इंडियंस मेकिंग शोज़ फॉर अब्रॉड मार्केट्स. जिस तरीके से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में इंडियंस रूल, आई कैन ईजिली सी. आई हैव ट्रैवल्ड वर्ल्ड वाइड. आई हैव सीन जिस तरीके से हम लोग काम करते हैं. आई वॉज इन ऑस्ट्रेलिया. वहाँ पर किसी ने मुझे पूछा कि कितने आवर्स की प्रोग्रामिंग होती है एक शो के लिए. तो हमने कहा कि मंडे टू सैटरडे एपिसोड होते हैं, 90 घंटे की प्रोग्रामिंग होती है. तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ तो 6 घंटे की प्रोग्रामिंग के बाद में लोग 3 महीने छुट्टी पर जाते हैं. सो दैट्स द कैपेसिटी, दैट्स द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियंस. तो मुझे लगता है कि इफ़ वी फोकस, इफ़ वी ट्रेन आवर सेल्फ, वी कैन रूल द वर्ल्ड. इसमें मेरी सोच ऐसी है कि मुझे ऐसा लगता है कि एक आइडिया 4 लोगों को आ सकता है. आई मीन पीपल मे और मे नॉट अग्री विथ मी, बट क्या होता है ना कि आइडियाज़ बहुत ही कम होते हैं. वो कोई कहते हैं ना कि देयर आर ओनली 7 आइडियाज़ और 9 आइडियाज़. उसके इर्द गिर्द ही सब कुछ होता है. कई बार ये होता है कि थॉट प्रोसेस 4-5 राइटरों की एक जैसी हो भी सकती है. तो बट आई कैन ओनली सजेस्ट, बिकॉज आई रियली फील सैड, क्योंकि एक राइटर अगर कोई आइडिया क्रैक करते हैं उसके पीछे बहुत मेहनत होती है. एंड व्हेन ही सीज दैट समबडी एल्स इज डूइंग, मुझे ऐसा लगता है कि इस फोरम के ज़रिए, इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप सजग रहे कि आपका जो भी आइडिया है वो ढंग से रजिस्टर हो, वो यहाँ पर आता रहे. दूसरा ऐसे कि बिफोर रिवीलिंग योर आइडिया या बिफोर पिचिंग योर आइडिया टू समवन,
आप एकदम श्योर रहिए या उनसे बात भी करके रखिए कि दिस कंसेप्ट इज़ रजिस्टर्ड और वॉट एवर इट इज़। जेन्युइन लोगों से बात कर लीजिए। मुझे नहीं लगता कि जनरली किसी का आइडिया चुराने में किसी को कोई दिलचस्पी होती है। आई ऑल्सो डोंट बाय दैट होल थिंग, एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि पीपल आर टू बिजी हियर। कई बार ऐसे भी होता है कि किसी ने 4 आइडिया सुना के चला गया है, किसी ने 4 सुनाया है। एक बंदा जो चैनल में बैठा है या बड़े प्रोडक्शन हाउस में बैठा है, वो समझो हफ्ते में उसको 40 आइडियाज उसने सुनकर गया है वो। एंड नाउ व्हेन ही इज सिटिंग विद समवन एल्स, ही डोंट हैव द कंट्रोल ऑन हिज माइंड कि वो 40 में से कौन सा आइडिया उस वक्त उसके ज़ुबान पर आ जाए। वो कॉन्शियसली नहीं होता, ऐसा मुझे लगता है। कई बार वो सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें बैठ जाती है, आपको पता भी नहीं चलता कि आपने जो बोल दिया वो 3 महीने पहले किसी ने आके आपको सुनाया था, उसमें से कोई आपने धागा जो है वो आपके ब्रेन ने आपको क्लिक करके दे दिया करके। वो कई बार पता भी नहीं चलता आपको। सो मुझे ऐसा लगता है कि रजिस्टरिंग योर कंसेप्ट ये अपने आप में एक रेमेडी है उसके लिए, बट बियॉन्ड दैट इट्स अ माइंड गेम। क्या कर सकते हैं इसमें? आई कैन ओनली टेल देम कि पहली बात तो उन्हें ये भूलना होगा कि वो क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन के लिए यहाँ पर आए हैं। तो उसको तो सबसे पहले यू विल हैव टू कीप इट असाइड एंड दे विल हैव टू एक्सेप्ट दैट टेलीविजन राइटिंग इज़ ऑल अबाउट अ बिग बिजनेस, अ बिजनेस विच गिव्स लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू लॉट ऑफ पीपल। एक टेलीविज़न शो से जो है 150-200 लोगों के घर पे रोटी बनती है एंड it actually gives a big boost to the entire economy of the country. So it's very responsible job, it's a very disciplined job. It doesn't give you time to relish upon and think for your ideas. So as we were discussing कि टाइम कमिटमेंट बहुत ज़्यादा होता है टेलीविज़न में। आपको मेंटली रेडी रहना होगा कि 16 घंटे भी काम हो सकता है, 28 घंटे भी काम हो सकता है और 3-4 महीने के लिए शायद काम नहीं भी हो सकता है। यू हैव टू बी दैट टफ। मैं ये भी कहूँगा कि अगर आप मुंबई आ रहे हो कहीं और से, आप अपने रूट्स को मत छोड़िए, क्योंकि इवेंचुअली बेस्ट स्टोरी कैन कम फ्रॉम योर रूट्स ओनली। आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे टू गेट इनटू टेलीविज़न। और टेलीविज़न देख देख कर सीखना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आप टेलीविज़न देखते रहिए, आप फोकस कीजिए, आप अपने आप में झांक कर देखिए कि व्हाट्स योर डीएनए, आपका डीएनए क्या है। जैसे मैं कह रहा था कि व्हेन आई स्टार्टेड टेलीविज़न राइटिंग, मैंने एक कॉन्शियस कॉल लिया कि मुझे सिनेमा नहीं लिखना है। वो शायद सही भी था बिकॉज आई एम हियर इन टेलीविज़न, बट वो अपने आप को बोलना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि भैया आपके स्ट्रेंथ क्या है, आपके वीकनेसेस क्या है, इससे पहले कि दुनिया आपको बताए और एक लंबा समय गुजर जाए और फिर आपको रियलाइज़ हो। उससे बेहतर है कि आज ही बैठे और झांक कर देखे और तय करें कि आपकी कैपेसिटी क्या है। आपको पता चल सकता है कि अगर आप बहुत टीवी देख रहे हो तो आपको लग सकता है कि हाँ ये डायलॉग्स मैं बहुत आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं डायलॉग्स अच्छे लिख सकता हूँ। स्क्रीन प्ले स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रहा है, तो फोकस ऑन स्क्रीन प्ले। स्टोरी में आपको अगर अलग अलग थॉट्स आ रहे हैं, अगर ये कहानी ऐसे हो सकती है वैसे हो सकती है, इट्स वेरी सिंपल। वी डोंट नीड मनी फॉर दैट, इसके लिए ट्रेनिंग की भी ज़रूरत नहीं है। इट्स वेरी सिंपल। आप तय करो कि व्हाट यू आर एंड आई थिंक दैट इंडस्ट्री एक्सेप्ट्स यू। एज अ राइटर you need to command the respect rather than demanding the respect. You need to command the money rather than demanding it. If you are good, you need to prove that you are indispensable. You need to prove that television का जो भी माहौल होता है which is like extremely stressful, मतलब कई बार आपका अपने आप पर सब भरोसा जो है लेखक का वो टूटने की कगार पर आप खड़े होते हो, आपको उन सब से गुजरना होता है। अगर आप गुजरते हो, then I will suggest that one has to be very confident that yes, I can write at any given moment, and then you open your mouth for your money, open your mouth for the respect। और मेरा अनुभव ये कहता है कि आपको इज्जत मिलती है, आपको पैसा मिलता है।